गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक प्योरिफिकेशन का टेक्निक होता है, उसका प्रिंसिपल पूछा क्या होता है, ठीक है ना, पढ़ते हैं। डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट volatile liquids from non volatile impurities। डिस्टिलेशन कब यूज करनी है? जब आपका लिक्विड तो वॉलेटाइल है, मतलब वॉलेटाइल मतलब उसके वेपर इजीली बन जाते हैं, और जो उसमें इम्प्योरिटी है वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब उसके वेपर नहीं बनते। या फिर डिस्टिलेशन कब यूज कर सकते हो? दो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अच्छा खासा है, सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आई बात? डिस्टिलेशन कब यूज करनी है? या तो दो ऐसे लिक्विड हैं जिनमें डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, ठीक है ना, मतलब आप हीट करो तो एक लिक्विड तो बॉयल हो जाए, दूसरा बॉयल ही ना हो, या फिर एक वॉलेटाइल है दूसरा वॉलेटाइल नहीं है, ठीक है, तब यूज करने हैं। फिर क्या है? लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स वेपराइज एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। अगर दो ऐसे लिक्विड हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो उनके वेपर डिफरेंट टेम्परेचर पे बनेंगे। या कह लो कि जब लोअर टेम्परेचर होगा, लोअर टेम्परेचर पे तो जो लो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है उसके वेपर बन जाएंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है उसके वेपर नहीं बनेंगे। समझ में आई बात है? द वेपर्स आर कूल्ड एंड द लिक्विड्स सो फॉर्म्ड आर कलेक्टेड सेपरेटली। देखो, क्लोरोफॉर्म जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 334 और एनिलीन का 457, इसको डिस्टिलेशन से इजीली सेपरेट किया जा सकता है। कैसे? देखो, द लिक्विड मिक्सचर इज टेकन इन ए राउंड बॉटम फ्लास्क एंड हीटेड केयरफुली। ये रहा, यहां ले लेते हैं, ठीक है ना, दोनों को। क्या क्या एग्जांपल था? क्लोरोफॉर्म और एनिलीन था ना। क्लोरोफॉर्म का 334 केल्विन है क्लोरोफॉर्म का, और एनिलीन का कितना है 457 केल्विन। यस, एनिलीन का 457 केल्विन। तो हमारे पास दो लिक्विड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस सफिशिएंट है, तो इन दोनों के मिक्सचर को यहां रख दिया, फिर इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। हीट कर दिया तो पहले, अब टेम्परेचर पहले तो कम होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर क्लोरोफॉर्म की बॉइलिंग पॉइंट जितना आएगा तो क्लोरोफॉर्म तो वेपर बन जाएगा, लेकिन एनिलीन वेपर नहीं बनेगा। फिर क्लोरोफॉर्म के वेपर आप यहाँ पे तो पानी डाल रहे हैं ताकि वेपर कंडेंस हो जाए, यहाँ पे ये कंडेंसर है, और फिर यहाँ कलेक्ट क्या हो जाएगा? लिक्विड सब्सटेंस। कौन? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्लोरोफॉर्म यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। द वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कंडेंस्ड, लिक्विड कलेक्ट कर लिया। ऑन बॉइलिंग वेपर्स ऑफ लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट आर फॉर्म्ड फर्स्ट। ठीक है, जब बॉयल करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो पहले वेपर बन जाएगा, और फिर उसको कलेक्ट कर लेते हैं। सेपरेट हो गया ना। ये होता है क्लोरोफॉर्म CH3, ये होता है एनिलीन, ये एनिलीन होता है ये, ठीक है। अगला है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। तीन तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टिलेशन बताए गए, उनमें डिफरेंस पूछा गया, ठीक है। पहले डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन हमने अभी कराई, अभी डिस्टिलेशन ही करा ना हमने। क्या है डिस्टिलेशन? कब कब यूज करनी है, रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टिलेशन आप कब यूज कर सकते हो? जब एक वॉलेटाइल लिक्विड है और उसमें नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी है, या फिर दो ऐसे लिक्विड हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस सफिशिएंट है, तो आप डिस्टिलेशन सेपरेट कर सकते हो। तो क्या करना होता है? दोनों लिक्विड्स को हीट करो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर पहले बन जाते हैं, फिर उसके वेपर्स को कंडेंस कर लो। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो वेपर नहीं बनता, वो फ्लास्क में रह जाता है, ठीक है। ये डिस्टिलेशन तो हमने कर लिया। अब देखो क्या है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, क्या है देखो ये कोई भी लिक्विड पता है बॉयल कब करता है? देखो, जैसे ही वाटर है, ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 atm। इसके ऊपर हवा है ना,
एटमॉस्फेयर इसके ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है? 1 atm एक्सर्ट करती है। अब क्या है ना, अगर आप मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वाटर के कुछ वेपर बनेंगे, यस और नो? आप यहाँ पानी गिरा दो, मान लो नीचे सर्फ, मान लो पानी गिर जाता है, टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं होता, फिर भी वो वेपर तो बन ही जाता है ना, समझ में आई बात? तो जब टेम्परेचर 25 डिग्री होगा तब भी कुछ वेपर बनेंगे, ठीक है ना? इनको ना वेपर प्रेशर बोलते हैं इसको। एक्चुअली वेपर प्रेशर ये होता है, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बताता हूँ क्या होता है। एक क्लोज्ड कंटेनर ले लो, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर के ऊपर कुछ तो वेपर बनेंगे, उसमें लिक्विड डाल दिया आपने, उसके लिक्विड के कुछ तो वेपर बनेंगे ना क्लोज कंटेनर में, ठीक है ना? इन वेपर्स की वजह से जो प्रेशर होगा उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। समझ में आ गई बात? क्लोज कंटेनर में लिक्विड भी है, वेपर भी है, दोनों प्रेजेंट है, तो वेपर्स की वजह से जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो वेपर बढ़ेंगे नहीं? तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। एक ऐसा सिचुएशन आता है जब जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो भी लिक्विड को आप बॉयल कर रहे हो उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। समझ में आ गई बात? अब क्या है कि मान लो मुझे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम करना है, सपोज वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता है। इसका मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर 100 डिग्री कर दोगे तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है 1 atm हो जाएगा। यही मतलब है ना इसका। बॉइलिंग कब होती है? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना है? 1 atm। अगर मुझे मेरे मन में यह आया कि यार मैं तो वाटर को बॉयल करना चाहता हूँ पर मुझे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना है, मान लो मुझे 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना है मान लो, तो क्या कर सकता हूँ? आप एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दो, पहाड़ों में चले जाओ। अगर आप हाइट पे चले जाओगे प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया? मान लो मान लो आप पहाड़ में चले गए तो एक्सटर्नल प्रेशर हो गया मान लो 0.98 atm, मान लो ऐसे ही। अब एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, अब यहाँ पे आपको हीट कम करना पड़ेगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर 0.98 से तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही हो जाएगा। अगर आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया तब तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है 1 atm हो जाएगा ना, पर आपको 1 atm तो करना ही नहीं है, आपको कितना करना है? 0.98, तो वो तो 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा। मतलब ये तो पता नहीं, एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा। समझ में आई बात? अब तो वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाएगा ना। मैं कहना ये चाह रहा हूँ अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाए ना तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। समझ में आई बात है? अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दो तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर में। समझ में आई बात? तो ऐसा क्यों करते क्यों है फिर आपको? हाँ, कुछ लिक्विड ऐसे, पानी की तो चलो कोई बात नहीं, कुछ लिक्विड ऐसे होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट ही बहुत हाई होता है। अब उतना टेम्परेचर करोगे बॉइलिंग पॉइंट करने के लिए तो बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम करने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर प्रेशर ही कम कर देते हैं, भाई तो जल्दी बॉयल होगा। एक तो तब यूज करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि लिक्विड बॉयल करने से पहले डिकम्पोज ही हो जाए। डिकम्पोज हो गया मतलब वो टूट ही जाए, टूट के कुछ और ही बन जाए इतने हाई टेम्परेचर पे। इन दो केसेस में हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करते हैं। समझ में आई बात? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है उनको प्यूरिफाई करने के लिए, या फिर दोज विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, या फिर अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो डिकम्पोज ही कर जाते हैं, टूट जाते हैं वो, ठीक है, लिक्विड्स। सच लिक्विड्स आर मेड टू बॉयल एट टेम्परेचर लोअर देन देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो उन लिक्विड को बॉयल किया जाता है अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। कैसे? प्रेशर रिड्यूस कर दो उनकी सरफेस पे। समझ में आ गई बात? एक लिक्विड तब बॉयल करता है जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। द प्रेशर इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अ वाटर पंप और
वैक्यूम पंप। तो एक कंटेनर ले लो, ठीक है ना, इसमें डाल दो वैक्यूम पंप, हवा चूस लो इसकी, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा वैक्यूम पंप से। ये है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। समझ में आया बात? इसका एग्जांपल याद रखना, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। ये मैंने रिएक्शन लिखी है। सोप में क्या होता है? ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन है, आपके क्लास 12 की है ये, क्लास 12 में आएगी, 10th में आ चुकी है, 12th में फिर से आएगी। सपोनिफिकेशन में क्या होता है? एक एस्टर होता है, ये ग्लाइसरल एस्टर है, तो इसका हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, है ना, तो ये बन जाता है, यहाँ से टूट जाएगा, तो ये पूरा यहाँ OH आ जाएगा, OH OH OH, ये बन गया, ग्लिसरॉल बन गया, और ये पूरा अलग हो जाएगा। देखो C17H35COO, C17H35COO, यही है ना Na, ये सोप होती है। खैर हमारा ये सिलेबस नहीं था, ये ग्लिसरॉल है, ये बन गया ग्लिसरॉल। ये सोप की इंडस्ट्री में ऐसे रिएक्शन होती है, ये ग्लिसरॉल बन गया, ठीक है। इसको अगर सेपरेट करना इस पूरे मिक्सचर से, तो ये हम, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ग्लिसरॉल का, ठीक है, इसको सेपरेट करना तो हम यही यूज करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इस पूरे मिक्सचर से इसको सेपरेट करना है। समझ में आ गई बात? स्पेंट लाई, स्पेंट लाई ना, बेसिक मीडियम को लाई बोलते हैं, बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड को लाई बोल देते हैं, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं लाई, बेसिक मीडियम को। तो स्पेंट लाई मतलब ये जो कंज्यूम हो गया ये सारा ग्लिसरॉल। याद रखना, एग्जांपल ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट। फिर है स्टीम डिस्टिलेशन। अब देखो बात वही है, स्टीम डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? देखो, ए मिक्सचर ऑफ नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी एंड ए कंपाउंड इमिसिबल विद वाटर इज सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। कब यूज करना? देखो, आपकी इम्प्योरिटी तो नॉन वॉलेटाइल हो, ठीक है, और जो उसमें कंपाउंड है वो पानी में इमिसिबल हो, पानी में डिसॉल्व ना होता, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट पता क्या है? देखो यहां समझाया नीचे, यहां समझाया हुआ, इन दोनों का मिक्सचर ले लो, मेटाजाइलिन का और वाटर का। मान लो आपके पास एक मिक्सचर है वाटर और मेटाजाइलिन का, मेटाजाइलिन इसको बोलते हैं, ये कंपाउंड मेटाजाइलिन है, ठीक है, और वाटर। मेटाजाइलिन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 138.7 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का 100 डिग्री सेंट। लेकिन इन दोनों को जब मिक्स कर दोगे ना, इसको और इसको दोनों को जब मिक्स कर दोगे, तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना है? 93 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? अब क्या है ना, ये दोनों एक्चुअली क्लास 12 सॉल्यूशंस में आएगा इसका पूरा डेरिवेशन। जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, जो आपस में मिक्स नहीं होते, जो आपस में मिक्स नहीं होते, अगर आप उनको एक कंटेनर में रख दो, मान लो मैंने इस कंटेनर में जाइलिन और पानी दोनों को रख दिया, तो जो इनका टोटल प्रेशर होता है ना, वो इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। टोटल वेपर प्रेशर जो होता है ना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर containing xylene and water is equal to sum of vapor pressures of xylene and water। समझ में आई बात है? दोनों के वेपर प्रेशर का सम होगा यहां, तो P टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब इसकी बॉइलिंग कब होगी? जब इससे टोटल मिक्सचर की बॉइलिंग कब होगी? जब टोटल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। सिर्फ जाइलिन की बॉइलिंग कब होनी थी? जब P1 एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है। समझ में आई बात? सिर्फ वाटर की बॉइलिंग कब होनी थी? जब P2 एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तब वाटर बॉइल करेगा। अब कहा तो इसको इंडिविजुअली एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होना पड़ता, कहा दोनों के सम को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होना है, तो दोनों के सम को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होना आसान है ना भाई। समझ में आई बात है? इसलिए दोनों के मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? इसका लॉजिक ये है, क्योंकि टोटल मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर दैट इज सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ये सिर्फ तब ट्रू है जब आपके
जो दो कंपोनेंट्स हैं इमिक्सिबल हो, मिक्स नहीं होने चाहिए। समझ में आई बात है? क्लियर है? नहीं क्लियर? तो स्टीम डिस्टिलेशन में यही करते हैं हम लोग। क्या होता है इसमें देखो, मैं आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम समझा देता हूं। मान लो आपके पास एक इम्प्योरिटी है प्लस एक कंपाउंड है। मैं इम्प्योरिटी को ऐसे दिखा रहा हूँ, इम्प्योरिटी है नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, ये मैंने गोल गोल दिखाई है, ये इम्प्योरिटी है, और बाकी जो ऐसे दिखाया वो कंपाउंड है, ठीक है ना। ये कंपाउंड पानी में मिक्स नहीं होता, पानी के साथ ये इमिसिबल है। समझ में आ गई बात? अब क्या करो, इसमें से आप स्टीम पास कर दो, स्टीम डालो इसमें, ठीक है। स्टीम यहां से पास हो जाएगी, स्टीम यहां से पास होगी तो क्या होगा, स्टीम का टेम्परेचर तो ऐसे ही हाई है, तो स्टीम इसको भी हीट कर देगी, इस इम्प्योरिटी को, और इस इम्प्योरिटी के वेपर बन के स्टीम के साथ ही आ जाएंगे। समझ में आ गई बात है? इस इम्प्योरिटी के वेपर भी स्टीम के साथ ही आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कब बॉयल करेंगे, जब दोनों का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है बात है? तो ये अब यहां से जो वेपर बाहर आएंगे वो किस किस के होंगे, स्टीम के भी होंगे और इम्प्योरिटी के नहीं, वॉलेटाइल कंपाउंड के होंगे। इम्प्योरिटी तो वहीं रह जाएगी, नहीं नहीं, कंपाउंड आएगा ना साथ में, कंपाउंड वेपर बन के साथ में आएगा, इम्प्योरिटी अलग है, इम्प्योरिटी यहीं रह जाएगा। समझ में आएगी बात है? क्योंकि कंपाउंड के वेपर बनना अब आसान हो चुका है, ठीक है ना बात, क्योंकि स्टीम में वो मिक्स होता नहीं है, तो आसानी से वेपर बन जाएगा। ठीक है ना बात है? यही मैंने बात बताई ना, इमिसिबल लिक्विड का वेपर बनना आसान होता है, ये बताया ना मैंने। अब क्या होगा, आपके पास इन दोनों के वेपर आ गए, इन दोनों के वेपर को आप क्या करो, कूल कर लो, कूल करके कंडेंस कर लो, ठीक है। कंडेंस करोगे क्योंकि ये मिक्स तो होते नहीं, तो सेपरेट लेयर बनेगा, पानी अलग रहेगा और कंपाउंड अलग रहेगा, सेपरेट लेयर बन जाएंगे इनकी। फिर आप इसको सेपरेटिंग फनल के साथ सेपरेट कर लो, होते ना सेपरेटिंग फनल, ऐसे ऐसे एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे ऐसे, तो यहां से फनल खोलते रहो, धीरे धीरे सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। समझ में आ गई बात है? क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट क्या था स्टीम डिस्टिलेशन का, कि वेपर बनना आसान हो जाता है, किसका, वाटर का, और एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका पानी में मिक्स ना होता, उसके वेपर आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि दोनों के वेपर प्रेशर का सम एक्सटर्नल के इक्वल होना होता है। पढ़ते हैं देखो, स्टीम डिस्टिलेशन देखो, अब पढ़ते हैं। A mixture of non-volatile impurity and a compound immiscible with water is separated by steam distillation. समझ में आ गया सेपरेट किसको करते हैं? ओके। स्टीम फ्रॉम ए स्टीम जनरेटर, एक स्टीम जनरेटर होता है, उसको पास करते हैं हीटेड फ्लास्क, जिसमें एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसको आपको सेपरेट करना है, मतलब इम्प्योरिटी और कंपाउंड उसको सेपरेट करना चाहते हो, तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नहीं समझ में ये बात है? एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें इम्प्योरिटी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इसमें से स्टीम पास कर रहे हो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और स्टीम का जो मिक्सचर, वाटर का मिक्सचर है, वो बॉयल कब करेगा, जब वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर प्रेशर, और वाटर का जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तब बॉयल करेगा। समझ में ही बात है? सिंस P1 एंड P2 आर लोअर देन P, बॉइलिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ, यही है ना, P1 और P2 का जो सम है, मतलब P1 प्लस P2 से तो कम ही होंगे ना P1 एंड P2, ये बात समझ में आ रही है? P क्या है यहाँ पे, P1 प्लस P2, नहीं समझ में आई बात है भाई, P1 प्लस P2 से तो कम ही होगा ना, तो ये कम है, तो इसलिए जो मिक्सचर ऑफ वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इट बॉइल्स एट ए टेम्परेचर लोअर देन ईदर ऑफ वाटर और ऑर्गेनिक लिक्विड। समझ में आई बात? तो ऑर्गेनिक लिक्विड का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है या फिर वाटर का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, ये मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उन दोनों से कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जल्दी हो जाएगा। वेपर्स ऑफ स्टीम एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कम आउट ऑफ हीटेड फ्लास्क, तो यहां से हीटेड फ्लास्क से क्या बाहर आते हैं, किसके वेपर, स्टीम के और कंपाउंड के, है ना, उसको फिर कंडेंस कर लेते हैं और सेपरेटिंग फ्लास्क में उसको करेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको सेपरेटिंग फनल से उसको
सेपरेट कर लेते हैं। समझ में आ गई प्रोसेस ये? इस एग्जांपल भी याद रखना, एनिलीन को सेपरेट करते हैं इससे, एनिलीन वाटर मिक्सचर से। फिर ये क्वेश्चन पूछा, मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको। एक्सप्लेन व्हाई ऑर्गेनिक लिक्विड वेपराइजेज एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इन स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में एक ऑर्गेनिक लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्यों वेपर बन जाता है, यही पूछा है। तो एग्जांपल लेके समझाया, देखो। When a liquid is heated, its vapor pressure increases। जब भी आप किसी लिक्विड को हीट करते हो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग कब होती है, जब उसका वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एग्जांपल से समझाया गया। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब एक्सटर्नल प्रेशर 180 है। इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर 180 होता है। समझ में आई बात? और देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटाजाइलिन एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, वो इतने डिग्री सेंटीग्रेड है जब एक्सटर्नल प्रेशर 180 होता है। मतलब इतने टेम्परेचर पे 138.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वेपर प्रेशर है मेटाजाइलिन का वो 180 है। समझ में आई बात है? मेटाजाइलिन और वाटर इमिसिबल होते हैं, ये मिसिबल नहीं होते। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल वॉलेटाइल लिक्विड्स इज सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। इस तरह का मिक्सचर जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड हो, उस मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट है सबके वेपर प्रेशर का सम। सो ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मेटाजाइलिन बॉइल्स व्हेन सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड मेटाजाइलिन बिकम्स 180 m, है ना। तो ऐसा होने के लिए जो टेम्परेचर है वो आपको वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और मेटाजाइलिन के बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम पे ही ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिक्सचर कितने पे बॉइल करता है, 93 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये देखो डाटा दिया हुआ है, जब आप टेम्परेचर 93 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे ना, तो वाटर का वेपर प्रेशर इतना होता है और जाइलिन का इतना होता है। दोनों का ही 180 m नहीं है, लेकिन दोनों का सम 180 m है। तो इसलिए सम 180 m का दोनों बॉइल कर जाएंगे, दोनों का मिक्सचर बॉइल कर जाएगा। समझ में आई बात? इसलिए बॉइल कर जाता है लो टेम्परेचर पे ही।